Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take a lesson from the diary of Annie Frank. This lesson had been written by Annie Frank. देखते हैं बिफोर यू रीड। ये एनी फ्रैंक का चित्र है। एनेलीज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 यानी कि एनेलीज मैरी, जिसको हम इसमें एनी कहते हैं, एनी फ्रैंक, एनेलीज मैरी, जिसका नाम होता है एनी फ्रैंक। 12 जून 1929, 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945 यानी कि उसका जो जन्म हुआ था 1929 में, 12 जून 1929, और वो कब तक जीवित रही? 1945 फरवरी मार्च तक। वॉज अ जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल। जेविश का मतलब है यहूदी। जैसे मुस्लिम होते हैं, हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, ऐसे ईसा मसीह को जो मानते हैं वो यहूदी कहे जाते हैं। तो बॉर्न जेविश गर्ल एक यहूदी लड़की थी, जर्मनी में जन्मी। हु रोट, जिसने लिखा है। वाइल इन हाइडिंग, हाइडिंग का मतलब छिपी हुई होना, छिप करके जिसने लिखा है। विद हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ में। एंड 4 फ्रेंड्स, और 4 मित्रों के साथ में। इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में, उसने लिखा है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम एक जगह का नाम है जो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड का एक शहर है एम्स्टर्डम। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, ड्यूरिंग मीन्स के समय, जर्मन ऑक्यूपेशन के समय, ऑक्यूपेशन का मतलब कब्जा, जब जर्मनी ने कब्जा कर रखा था उस समय। ये बात उस समय की है जब विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध में जो नाजी जर्मनी है, जर्मनी की नाज़ी पार्टी, हिटलर, तो उसने कब्जा कर लिया था पूरे एरिया में, पूरे उस क्षेत्र में। कई देशों पर उसने कब्जा कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, और 1945 तक चला था ये। तो उस समय की ये बात है। तो ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जब जर्मनी ने कब्जा कर रखा था ऑफ द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड पर कब्जा कर रखा था इन वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। हर फैमिली, उसका जो परिवार था, हैड मूव्ड, वो मूव कर गया था, चला गया था, टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम को। आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर, जब नाजी ने सत्ता हासिल किया था। गेन्ड पावर, जब नाजियों को सत्ता मिली थी तो उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था। इन जर्मनी, जर्मनी में, यानी कि जब जर्मनी में नाजियों की सत्ता आई। जैसे नाजी क्या थे? नाजी एक नाज़ी पार्टी थी, जैसे कि और तमाम सारी पार्टियां होती हैं। जैसे भारत में कांग्रेस है और बीजेपी है, इसी तरीके से जो वहाँ की पार्टी थी उसको नाजी पार्टी कहते थे। तो जो नाजी सरकार आई वहाँ पे, वो गेंड पावर, सत्ता में आई। गेंड पावर, जब नाजियों ने सत्ता हासिल किया, सत्ता प्राप्त किया इन जर्मनी में। बट वी आर ट्रैप्ड, लेकिन वो लोग वहीं पर फंस गए। ट्रैप का मतलब फंस गए। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजियों का जो कब्जा था, एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब बढ़ गया, विस्तृत हो गया। जब आगे कब्जा उन्होंने कर लिया, जैसे एक क्षेत्र में उनका कब्जा था, लेकिन
जहाँ पर ये लोग गए नीदरलैंड में, वहाँ कब्जा नहीं था। थोड़े दिनों के बाद में नीदरलैंड पर भी कब्जा हो गया। तो जब नाजियों का कब्जा बढ़ गया इनटू नीदरलैंड्स, नीदरलैंड में भी जहाँ पर ये लोग चले गए थे, तो वहाँ पर वो लोग फंस गए एज परजिक्यूशंस। परजिक्यूशन का मतलब है, परसिक्यूशन का मतलब अत्याचार। चूँकि जो अत्याचार थे अगेंस्ट जीविश पॉपुलेशन, यहूदी जनसंख्या के खिलाफ में इंक्रीज्ड, बढ़ गया था। उसमें एक कहानी कही जाती है कि जो जर्मनी में नाजी सत्ता आई, ये यहूदियों की बहुत घोर विरोधी थी। इतनी विरोधी थी कि एक इतिहास में कहा जाता है, विश्व इतिहास के अंदर में, कि इसने, हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को गैस की भट्टियों में जला के मार दिया था। यानी कि इतनी नफ़रत भरी थी इस यहूदी समुदाय से। तो यहूदी समुदाय में जो उस समय थे वो चुपचाप से भाग जाते थे देश छोड़ करके जर्मनी को, और वो ऐसे जगह पे चले जाते थे जहाँ पर किसी को पता ना चले। तो उसी में से जो भागी हुई जो लड़की थी जिसका नाम है एनी फ्रैंक, और उसका परिवार भाग के गया था नीदरलैंड में। तो वहाँ की बातें बता रहे हैं कि एज परजिक्यूशंस, जो उनका अत्याचार था, परसिक्यूशंस अगेंस्ट जेविश पॉपुलेशन, जेविश यानी यहूदी जनसंख्या के खिलाफ में इंक्रीज, बढ़ गया था। द फैमिली वेंट इनटू, जो परिवार था, वेंट इनटू हाइडिंग। हाइडिंग का अर्थ है छिप करके। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। जो इनका पूरा परिवार था वो जुलाई 1942 में वेंट इनटू हाइडिंग, ये छिपने के लिए चला गया। चूँकि अगर पता चल जाता नाजियों को कि ये यहूदी हैं और यहाँ पर हैं, तो उनको मार दिया जाता। इसलिए वो लोग छिप छिप के रहते थे इन हिडन रूम्स, छिपे हुए रूम में रहते थे। इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, जो इस लड़की के पिता थे उनका नाम था ओटो फ्रैंक। तो उनके ओटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में ये लोग जाके चुपके से रह रहे थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, लगभग 2 साल तक ये लोग छिपे हुए रहे। द ग्रुप वाज बीट्रेड का मतलब धोखा देना, लेकिन बाद में इन लोगों को धोखा दे दिया गया। जैसे आसपास में लोग जानते थे कि ये यहूदी हैं और वो कहीं बताते नहीं थे, बाद में उन लोगों ने बता दिया होगा कहीं पे, जो नाजियों की सरकार थी उनको। तो एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप, और जब उनको धोखा दिया गया एंड ट्रांसपोर्टेड, तो उनको ले जाया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया यानी ले जाया गया कहीं पे, कहाँ पे, कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप में उनको लेके जाया गया जहाँ पे यहूदियों को रखा जाता था इकट्ठा करके, कि सारे यहूदियों को एक जगह पे कंसंट्रेट किया जाए, इकट्ठा किया जाए कैंप सिस्टम, कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में। वेयर एनी डाइड, और जहाँ पर ये लड़की मर जाती है, ऑफ टाइफस, टाइफस का मतलब है टाइफाइड के कारण से मर जाती है। इन बर्गन बेल्सन की जगह पर, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, वो मर जाती है कब, टाइफाइड से, बर्गन बेल्सन में, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, कुछ दिनों के भीतर ही, जब उसकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, जब उसकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक भी मर गई थी। यानी कि सबसे पहले उसकी सिस्टर जो थी, उसकी बड़ी बहन एनी की, मार्गोट फ्रैंक, वो मरी, और उसके कुछ दिनों के भीतर में ही ये लड़की भी मर गई वहीं पर। हर फादर ओटो, और जो उसका पिता था ओटो, द ओनली सर्वाइवर का मतलब जो बच जाते हैं, जीवित बच जाते हैं। यानी कि जब कोई हादसा होता है तो सारे मर गए और उसमें कुछ जीवित बच जाते हैं, तो उनको सर्वाइवर कहते हैं। जो जीवित बचे थे इसके पिता ओटो, ऑफ द ग्रुप, उस पूरे ग्रुप में, क्योंकि परिवार में जो दोनों बेटियां उसकी मर चुकी थी, रिटर्न्ड टू
एम्स्टर्डम, ये वापस आ गए एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम वापस आ गए आफ्टर द वार एंडेड, जब युद्ध ख़त्म हो गया तब, क्योंकि 1945 तक ये युद्ध चला था। तो 1945 में जब युद्ध ख़त्म हुआ तब ये एम्स्टर्डम को फिर से वापस आ गए, जहाँ पर ये लोग चुपके से रह रहे थे। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन शेप्ड, यह पा करके कि उसकी जो डायरी है हैड बीन शेप्ड, उसकी डायरी अभी सुरक्षित बची हुई है, उसकी लड़की की, एनी की। ये पा करके, जान करके कि उसकी लड़की की जो डायरी थी वो भी सुरक्षित बची हुई है। कन्विंस्ड दैट इट वाज यूनिक रिकॉर्ड, ये मान करके, कन्विंस का मतलब है विश्वास करना या मान लेना, ये विश्वास करते हुए दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, कि ये बहुत ही विचित्र असाधारण ये रिकॉर्ड था, ब्यौरा था जो उसने डायरी में लिखा था। ही टुक एक्शन, उसने कुछ एक्शन लिया, कुछ कार्य किया, टू हैव इट पब्लिश्ड, इसको पब्लिश करवाने के लिए, यानी प्रकाशित करवाने के लिए। जैसे समाचार पत्र या किताबें प्रकाशित होती हैं, तो उसके पिता ने उस डायरी को प्रकाशित करवाने के लिए कुछ काम किया इन इंग्लिश, इंग्लिश में, अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उसका नाम क्या रखा, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम रखा। तो इंग्लिश में उसने छपवाने के लिए कोशिश किया कि वो इंग्लिश में उसकी डायरी छपे, और किस नाम से छपे, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। तो द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक, जो डायरी थी ये एनी फ्रैंक को दी गई थी, फॉर हर 13th बर्थडे, उसके 13वें जन्म दिन पर, यानी कि जब वो 13 साल की हुई तो उसका बर्थडे जब बनाया गया तो उसको एक डायरी दी गई थी उस एनी फ्रैंक को। एंड क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल का मतलब होता है घटनाक्रम, जैसे 1942, 1943, 1944, 1945, ये घटनाक्रम जो घटते थे उन्हीं को क्रॉनिकल कहा जाता था। किसी भी साल के पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे जो घटनाएं होती थी उनको क्रॉनिकल कहा जाता था, समय। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और जो उसमें घटनाक्रम शामिल थे, इवेंट्स को मतलब घटनाएं, ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की, फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 से लेकर के अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944, और उसकी जो अंतिम एंट्री की गई थी उस डायरी में 1 अगस्त 1944 तक, 1942, 12 जून 1942 से लेकर के जो उसकी फाइनल एंट्री की थी उसने 1 अगस्त 1944, यहाँ तक की सारी घटनाएं उसमें शामिल थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, इवेंचुअली का मतलब अंततः, इवेंचुअली अंततः, ट्रांसलेटेड इसको ट्रांसलेट किया गया है, इसको अनुवाद किया गया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, जो इसकी ओरिजिनल भाषा थी जो इस लड़की ने लिखा था डच में लिखा था, तो डच भाषा से इसको ट्रांसलेट किया गया इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी अन्य भाषाओं में, एंड बिकेम, और ये बन गई वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये जो किताब छपी तो ये दुनिया में ऐसी किताब बन गई जो बहुत लोग इसको पढ़ते थे। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यानी बहुत विस्तृत रूप से, मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, रेड ये थर्ड फॉर्म है, रेड बुक्स जो पढ़ी जाने वाली थी, मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, ये बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई जो इसकी डायरी में लिखा गया था। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसके किताब के बेस पे बहुत सारी फिल्म बनाई गई, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और जो टेलीविज़न और नाटक की कंपनियों के उत्पादन किए गए नाटक इस पर बनाए गए, एंड इवन, और यहाँ तक कि एन ओपेरा, और ओपेरा जो डांस, ओपेरा का जैसे डांस फॉर्म होता है, जैसे हमारे यहाँ पे तमाम सारे डांस के तरीके हैं, कोई कथकली डांस है और कोई कुचिपुड़ी है, ऐसे ही वहाँ पर ओपेरा डांस, तो इवन एन ओपेरा, इस पर ओपेरा डांस भी बनाए गए बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी के बेस पर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर, डिस्क्राइब्ड का मतलब वर्णन करता हो, वर्णन करना,
डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर, जो ये वर्णन करते हैं एज द वर्क ऑफ मैच्योर, मैच्योर का मतलब परिपक्व, मैच्योर का मतलब परिपक्व, जो पक जाते हैं बिल्कुल, यानी कि जो जैसे फल पक जाते हैं तो ऐसे मैच्योर, परिपक्व, परिपक्व का मतलब जो बहुत सयाने लोग होते हैं, जो जीवन के बहुत अनुभव को जानते हैं, उनको मैच्योर पर्सन कहते हैं। जैसे जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है और बहुत कुछ सीख जाते हैं तो उनको मैच्योर कहते हैं। एज द वर्क ऑफ मैच्योर, एक मैच्योर पर्सन के जैसे उसका काम था, यानी कि जो उसकी रचना थी। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, और उसका जो दिमाग था वो बहुत इनसाइटफुल था, यानी अंतर्दृष्टि। इनसाइटफुल का मतलब जो जिसकी बड़ी समझ गहरी हो, इनसाइटफुल माइंड था जिसकी समझ बहुत गहरी थी। द डायरी प्रोवाइड्स एन, इस तरीके से द डायरी प्रोवाइड्स, ये जो डायरी है ये प्रदान करती है एन इंटीमेट एग्जामिनेशन। इंटीमेट का मतलब अंत रंग, इंटीमेट का मतलब बहुत गहराई से, अंतरतम की गहराई से। एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, ये बहुत ही गहराई से एग्जामिनेशन करती है, यानी कि जांच पड़ताल करती है ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। ये जो दिन प्रतिदिन के काम थे उनके बारे में, दिन प्रतिदिन का जो जीवन था उसकी बहुत छानबीन करती है ये अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजियों का कब्जा था। यानी कि ये इस डायरी में क्या लिखा गया है, दिन प्रतिदिन की वो घटनाएं लड़की लिखती थी ऐनी, और वो घटनाएं कैसी थी कि जो नाजी जर्मनी, जो नाजियों का कब्जा था और उस समय यहूदियों का जीवन किस तरीके से चलता था, कितनी मुश्किलें थी, उन सारी कहानियों को उसने लिखा है अपनी डायरी में, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन की घटनाओं को लिखती थी उस डायरी में। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड, रेनाउंड का मतलब जानी पहचानी, वो एनी फ्रैंक बन गई थी बहुत जानी पहचानी। एंड डिस्कस्ड, चर्चा करना, डिस्कस का मतलब चर्चा करना, और बहुत ही जिसकी चर्चा होती थी ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। होलोकॉस्ट का मतलब होता है नरसंहार, यानी कि जब कत्लेआम कर दिया जाता, खुले कत्लेआम। विक्टिम्स का मतलब पीड़ित, यानी कि एंड डिस्कस्ड। और जो एनी फ्रैंक है ये मोस्ट रिनाउंड, ये बहुत ज़्यादा जानी पहचानी सी चेहरा बन गई ये। एंड डिस्कस्ड, और जिसकी बहुत सारी चर्चा की जाती थी ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, एक नरसंहार, कत्लेआम पीड़ित के रूप में, नरसंहार पीड़िता के रूप में उसकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती थी। यानी कि ऐसी बातें थी उसके लेखन में कि किस तरीके से उसने अपना जीवन बिताया। लगभग 2 सालों का समय जो था, जो यहूदी जर्मनी, जो यहूदी जर्मनी के हाथ से पीड़ित होते थे, जिन पर अत्याचार किया जाता था, उनका जीवन कैसा था उसका उसने चित्रण किया गया है, उस डायरी में उसने लिखा है। तो इस तरीके से ये डायरी, उसकी रचना। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी, यहाँ से अब शुरू होती है लेसन टेक्स्ट का। राइटिंग इन अ डायरी, डायरी में लिखना इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। स्ट्रेंज का मतलब अजीब, ये वास्तव में बहुत ही अजीब अनुभव होता है। फॉर सम वन लाइक मी, किसी के लिए भी, लाइक मी मेरे जैसे किसी के लिए भी ये बहुत ही अजीब अनुभव होता है। नॉट ओनली बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि इसके पहले मैंने लिखा नहीं था, ऐसा इसलिए नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो, बल्कि इसलिए भी, बिकॉज इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगता है, दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। तो वो कह रही है कि ऐसा इसलिए नहीं है, डायरी में लिखना एक अजीब अनुभव होता है। वो कह रही है नॉट ओनली बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं, दैट आई हैव नेवर रिटन, कि हमने कुछ लिखा नहीं था कभी, एनीथिंग बिफोर, इसके पहले कुछ लिखा नहीं था, इसलिए हमें मुश्किल लगता था, ऐसा नहीं था। बट ऑल्सो बिकॉज, लेकिन इसलिए भी क्योंकि इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझको लगता है, दैट लेटर ऑन, कि बाद में, नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स, ना तो मैं और ना कोई और, नाइदर आई ना तो मैं, नॉर एनी वन एल्स और ना कोई दूसरा ही, विल बी इंटरेस्टेड जो इस में रुचि लेगा,
इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स का मतलब चिंतन या विचार, इसके चिंतन या विचार में, यानी कि उसने क्या सोचा, क्या विचार किया, इसके चिंतन पर कोई भी आदमी इंटरेस्ट नहीं लेगा। ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, जो 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची है, इसके चिंतन पर ये क्या सोचती है, क्या लिखती है, इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। उस लड़की का ये विचार था, इसलिए वो सोचती है कि शायद कभी 13 साल की लड़की का जो लिखा हुआ लेख है उसको कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, कोई किसी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसमें, तो ये उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, लेकिन वो लिखती है। ओ वेल इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। आई फील लाइक राइटिंग, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन आई ग्रेटर। ओ वेल इट डज़ नॉट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो सोचती है कि कोई पढ़े या ना पढ़े इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक, आई फील कि मैं अनुभव करती हूँ, आई फील लाइक राइटिंग कि आई फील मैं अनुभव करती हूँ कि लाइक राइटिंग मैं राइटिंग को पसंद करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और इससे भी ज़्यादा चीज़ है, इवन ग्रेटर नीड, हमारी इससे ज़्यादा ज़रूरत भी है लिखना। टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो मेरे अंदर की सारी चीज़ें हैं, ऑफ माई चेस्ट, में चेस्ट मीन्स हृदय यानी सीना, जो मेरे हृदय में जो सारी चीज़ें हैं उनको बाहर करने के लिए ये हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि उन सब चीज़ों को बाहर निकाला जाए। इसलिए भी जो मेरे मन के अंदर है उन सब बातों को बाहर निकालने के लिए मैंने लिखने वाला विकल्प सोचा कि डायरी में मुझे लिखना है। वो लड़की ऐसा सोच रही है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, चूँकि वो ऐसा विचार है उसका कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की तुलना में, यानी कि लोग उतना नहीं सुन सकते हैं जितना पेपर में हम सुना सकते हैं, यानी कि उसके मन की जो भी भावनाएं हैं उसको पेपर में कुछ भी लिख सकती है, जबकि लोगों को हर कुछ नहीं सुना सकती है। इसलिए वो कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि पेपर में जो धैर्य होता है वो ज़्यादा होता है लोगों की तुलना में। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस, ये सोचा, ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। ऑफ दिस सेइंग, सेइंग मीन्स कहावत, इस कहावत को मैंने सुना था। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में ये कहते हुए, व्हेन आई वॉज फीलिंग, जब मैं फील कर रही थी, अ लिटिल डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब निराश, जब मैं बहुत निराश फील कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग, और मैं बैठी हुई थी, एट होम, घर में, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, चिन मीन्स ठुड्डी, जब मैं अपने ठुड्डी को अपने हाथों में किए हुए जब मैं बैठी थी, बोर्ड में ऊबी हुई थी, एंड लिस्टलेस, और मैं लिस्टलेस थी यानी बेचैन थी, मैं बेचैन थी, अधीर थी, बोर्ड ऊबी हुई थी, वंडरिंग, ये सोचते हुए, आश्चर्य करते हुए, वेदर टू, वंडरिंग, ये आश्चर्य करते हुए, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। यानी कि जब वो छिपे हुए स्थान में रहती है तब वो सोचती है एक दिन, जैसे सर पकड़ करके वो बैठी हुई ऊबी हुई है और सोच रही है कि वेदर टू स्टे इन, कि क्या उसे वहाँ रुकना चाहिए, और गो आउट, या उसको चले जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर, और अंततः मैं वहाँ रुकी रही, वेयर आई वाज, जहाँ मैं थी, ब्रूडिंग, बहुत सोच में उदास रहना, ब्रूडिंग का मतलब है बहुत सोच में उदास रहना, उदास रहते हुए। इस पेपर डज है मोर पेशेंस, कि पेपर में ज़्यादा ही धैर्य होता है, ये सही है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स, और सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस, और इसलिए आई एम नॉट प्लानिंग, और मैं ये प्लान कर रही हूँ, मैं योजना बना रही हूँ, टू लेट एनी वन एल्स रीड, नॉट प्लानिंग, मैं ऐसा योजना बना रही हूँ कि लेट एनी वन एल्स, कि कोई दूसरा इसको ना पढ़े, ऑफ दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, स्टिफ का मतलब कठोर, बैग का मतलब जो उसके जिल्द होते हैं, कवर होते हैं, जो डायरी के जो कठोर पेज होते,
आसपास जो दोनों तरफ का जिल्द होता है, तो एक कठोर जिल्द वाली इस नोटबुक को ग्रैंडली का मतलब शान से, रेफर्ड जिसको रेफर किया जाता है, संकेत किया जाता है, कहा जाता है, जिसको बड़े शान से कहा जाता है, टू एज अ डायरी, जिसको हम बड़े शान से डायरी कहते हैं। वो सोच रही है कि वो उसकी ऐसी योजना है कि उसको कोई पढ़े भी ना, अनलेस, अनलेस का मतलब है जब तक कि आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि उसको कोई एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है तब तक कि वो उसमें लिखेगी, चाहे उसको कोई पढ़े या ना पढ़े, इस बात से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक वो कोई रियल फ्रेंड, सचमुच एक कोई फ्रेंड नहीं पा लेती है। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इट प्रोबेबली शायद, वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अ बिट ऑफ डिफरेंस मीन्स इससे थोड़ा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, और अब मैं आती हूँ अपने पॉइंट पर। दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे प्रेरित किया, टू कीप अ डायरी, मुझको डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरे पास कोई मित्र नहीं है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। उसने ये बताया है कि डायरी वो क्यों रखना चाह रही थी, डायरी रखने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था। तो लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे स्पष्ट करने दें। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, हमको इसको और स्पष्ट करने दें। सिंस, चूँकि नो वन विल बिलीव, कि कोई भरोसा नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old गर्ल, कि 13 साल की जो बच्ची है, इज़ कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में वो पूरी तरीके से अकेली है। ये कोई भरोसा नहीं करेगा कि वो 13 साल की जो बच्ची है वो अकेली है पूरी दुनिया में। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं अकेली। आई एम नॉट मीन्स और मैं हूँ भी नहीं, यानी कि वो कह रही है कि कोई ना तो भरोसा करेगा कि ये 13 साल की बच्ची बिल्कुल अकेली है दुनिया में, और सचमुच मैं अकेली हूँ भी नहीं, यानी कि और भी लोग हैं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, लविंग मीन्स प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं मेरे, जो हमारे माता पिता हैं। एंड 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की एक हमारी जो बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं अपना फ्रेंड कहती हूँ। आई हैव अ फैमिली लविंग ऑन्ट्स, और मेरे पास आई हैव फैमिली लविंग ऑन्ट्स, जो हमारे पास एक फैमिली है लविंग ऑन्ट्स, जिसमें कई चाचियाँ हैं, जो प्यार करने वाली चाचियाँ हैं। चाची, ऑन्ट्स का मतलब चाचियाँ, जो कई सारी चाची हैं। एंड गुड होम, और एक अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस, ऊपर से, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, हमारे पास ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय कि एक सच्चा मित्र के। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय कि एक सच्चा मित्र के मेरे पास सब कुछ है, ऐसा उसको लगता है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। ऑल आई थिंक, मैं जितना सोचती हूँ, ऑल आई थिंक, मैं जो भी सोचती हूँ, कि अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, कि जब मैं अपने मित्रों के साथ में होती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, तो मेरा अच्छा समय जाता है। हैविंग अ गुड टाइम मीन्स बड़े आनंद में वो समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं ला सकती, टू टॉक अबाउट एनी थिंग, कि किसी चीज़ के बारे में बात की जाए। बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, सिवाय इस बात के कि ऑर्डिनरी, जो साधारण रूप से, एवरी डे थिंग्स, जो रोज़ की चीज़ें थी, उन्हीं पर बात की जाए। यानी वो कह रही है कि आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं अपने आप को किसी दूसरे चीज़ पर बात मैं नहीं कर सकती थी। अबाउट एनी थिंग, किसी भी दूसरे चीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर सकती थी। बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, जबकि मैं बात किस पर करती थी, जो रोज़ाना की चीज़ें घटित होती थी, जो दिन प्रतिदिन का हमारा जीवन होता था, उसी पर मैं बात करते थे। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, क्लोजर का मतलब निकट। वी डोंट सीम, हम, हमें ऐसा प्रतीत होता है, वी डोंट, हमें ऐसा नहीं प्रतीत होता है, टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ में ज़्यादा निकट हो सकें। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या है, क्योंकि वो इसलिए समस्या है,
वो कह रही है कि वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मैं ज़्यादा निकट किसी के नहीं हो सकती हूँ। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो छिप के रह रहे थे कि नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए उनके बारे में कि वो यहूदी हैं, अदरवाइज़ उनको मार दिया जाता। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती रही हो, दैट वी डोंट कन्फाइड, कन्फाइड मीन्स भेद बताना, कि हम अपना भेद नहीं कह सकते थे। वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, एक दूसरे से हम अपना भेद नहीं कह सकते थे। इन एनी केस, किसी भी मामले में। दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, क्योंकि चीज़ें ऐसी ही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। लाइबल का मतलब योग्य होना, यानी कि ये कोई घटने की संभावना होती तो उसको हम लाइबल कहते हैं, जैसे लाइबल टू चेंज यानी बदलने योग्य। तो दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, वो बदलने के लायक नहीं थी चीज़ें। दिस इज़ वाई, ऐसा इसलिए है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने अपना डायरी शुरू कर किया। चूँकि वो जो चीज़ें थी उसके साथ में जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं घटित होती थी उसी के बारे में सोचती थी और उसी के बारे में लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन वो बात करने के लिए कोई ऐसा उसका फ्रेंड नहीं था, इसलिए उसने डायरी शुरू किया। और वो बता रही कि दिस इज़ वाई, यही रीज़न है कि आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी को शुरू किया। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, टू इन्हांस द इमेज, इसका इमेज कद बढ़ाने के लिए, इसका चित्र, इन्हांस का मतलब बढ़ाना, बढ़ाने के लिए, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इस जो लंबे समय से जिस फ्रेंड की प्रतीक्षा थी, इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, जिसकी कल्पना मेरे दिमाग में थी। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं इसको, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं इसको लिखना नहीं चाहती हूँ। द फैक्ट्स, तथ्य को, इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे, जिस तरीके से, मोस्ट पीपल वुड डू, जो अधिकतर लोग लिखते हैं, ऐसा मैं नहीं लिखना चाहती थी। बट आई वांट, लेकिन मैं चाहती थी, मैं कैसा चाहती थी, द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि ये जो डायरी है वो मेरी मित्र बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल, और इसलिए मैं इसको कहूँगी, दिस फ्रेंड किट्टी, मैं इस डायरी को किट्टी कहूँगी। यानी कि वो कह रही है कि जो उसके दिमाग में एक चित्र था, एक चित्र था, टू इन्हेंस द इमेज, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एक जो लॉन्ग अवेटेड का मतलब जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी, ऐसे मित्र की, उसका कद बढ़ाने के लिए। इन माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में जिसकी, उसके दिमाग में जो कल्पना थी। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, टू जॉट डाउन, जॉट डाउन मीन्स लिखना, मैं लिखना नहीं चाहती हूँ, द फैक्ट्स इन दिस डायरी, फैक्ट मीन्स तथ्य, मैं ऐसे तथ्यों को इस डायरी में नहीं लिखना चाहती हूँ। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरीके से अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी को, कि वो मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और मैं अपने इस मित्र को कहूँगी किट्टी, किट्टी यानी कि उस डायरी का नाम होगा किट्टी, किट्टी उस डायरी का नाम होगा। तो इस प्रकार से वो कहती है कि किट्टी हमारे इस डायरी का नाम होगा।